जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। गाजियाबाद में जहां कोरोना की दूसरी लहर के बाद ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस का कहर चल रहा है, वहीं अब एक प्राइवेट अस्पताल में पीले फंगस का मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। हालांकि यह कोई सरकारी आंकड़ों में शामिल नहीं है और न ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इसकी कोई पुष्टि की है, मगर जिस अस्पताल के अंदर उसका इलाज चल रहा था वहां के प्रबंधक डॉक्टर बीपी त्यागी द्वारा पीले फंगस की पुष्टि की गई है। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के संक्रमण से बचाव के लिए छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के पीएचडी छात्र व बरेली में रोहेलखंड यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी के शिक्षक डॉक्टर सौरभ मिश्रा और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋषभ चित्रांशी ने एक स्प्रे तैयार किया है। दोनों शिक्षकों ने दावा किया है कि अगर इस स्प्रे से कोविड मरीज के कमरे में व उसके आसपास प्रयोग हो रहे उपकरणों पर छिड़क कर रखा जाए तो ब्लैक फंगस के संक्रमण से बचा जा सकता है। डॉक्टर सौरभ ने बताया कि कानपुर व लखनऊ की अलग अलग लैब में इस स्प्रे का ब्लैक फंगस पर परीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि 1 ग्राम बेकिंग पाउडर को 400 मिलीलीटर पानी में मिलाकर फिर इसमें 20 से 25 बूंद नीम ऑयल और 1 मिलीलीटर लेमन ऑयल को डालकर मिश्रण तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि रोटी और पपीतर पर लगे ब्लैक फंगस पर स्प्रे का छिड़काव किया गया। 2 दिन छिड़काव के बाद देखा गया कि ब्लैक फंगस की ग्रोथ रुक गई है और वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब देखना है कि इन शिक्षकों द्वारा रोटी और पपीते के ब्लैक फंगस को मारने का ये प्रयोग इंसान पर हो रहे ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के लिए असरदार है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन यदि ये प्रयोग सफल होता है, ब्लैक फंगस जैसी महामारी से जीत के लिए एक बड़ा हथियार साबित होगा। देश में कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने और कोरोना के गंभीर संक्रमण का सामना करने की चर्चा जोरों पर है और कई राज्यों ने इससे निपटने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन विशेषज्ञों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने के कोई ठोस संकेत वैज्ञानिकों को नहीं मिलते हैं। इसके लिए वे पहली और दूसरी लहर के बीच समानता की दलील देते हुए बताते हैं। जब एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से पूछा गया कि क्या तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने के बारे में आशंका है, तो उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी लहर का डाटा देखें तो पाते हैं कि बच्चों में बहुत कम संक्रमण होता है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है कि तीसरी लहर के संक्रमण में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। उन्होंने इसके पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक तर्क भी दिया। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस जिस रिसेप्टर के सहारे कोशिका से जुड़ता है वह बच्चों में बहुत कम होता है। उन्नाव के बांगरमऊ में सब्जी विक्रेता फैजल की पुलिस हिरासत में पिटाई से मौत के बाद सियासत अब गर्मा गई है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी ने ट्वीट करके प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि फैजल का कत्ल उत्तर प्रदेश सरकार की मुसलमानों से नफरत का एक जीता जागता उदाहरण है। उन्नाव में पुलिस के हाथों कत्ल फैजल का नहीं बल्कि विवेक तिवारी का हुआ होता तो मुख्यमंत्री अब तक क्या करते। उन्होंने आगे कहा कि फैजल को इंसाफ दो। फैजल के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की भी मांग की है और यह भी लिखा है कि फैजल के कत्ल से एक बात साफ है कि बंदी में मुसलमान और दलित या तो गरीबी से मरेंगे या कोरोना से या फिर पुलिस की मार से मरेंगे। वहीं ओवैसी की पार्टी के नेता सोमवार को फैजल के घर पहुंचे और उसके परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सोमवार को पूर्व सपा जिला महासचिव राजेश यादव बांगरमऊ पहुंचे। उन्होंने सब्जी विक्रेता की मां अनीसा से मिलकर बात की और उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। इस प्रकार से गरीब फैजल के परिवार को अलग अलग पार्टियां उनके घर जा रही हैं, परिवार वालों से सहानुभूति व्यक्त कर रही हैं
और उन्हें अपनी तरफ से कुछ न कुछ सहायता भी पहुंचा रही हैं। इसी बीच मोहम्मद फैजल के घर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जिला अध्यक्ष भी पहुंचे। जिला अध्यक्ष राजकिशोर रावत व क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार ने भी फैजल के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की और पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मदद का भरोसा भी दिलाया। किसानों की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 26 को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद किया जा रहा है, परंतु एक किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने कहा है कि 26 मई को होने वाले बंद का वह समर्थन नहीं करेगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बगल में बनी हुई घंटी जैसी आकृति को दबाएं, जिससे आप हमारा हर वीडियो सबसे जल्दी देख पाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए डायरेक्टर के चयन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सोमवार को प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राकेश अस्थाना के नाम पर आपत्ति जताई। कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी से यूपी पुलिस के डीजी एचसी अवस्थी, राजेश चंद्रा, गृह मंत्रालय में विशेष सचिव वीएसके कौमुदी और सुबोध कुमार जायसवाल में से चुनने के लिए कहा गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में सीबीआई के नए निदेशक के चयन पर गहन मंत्रणा हुई। बैठक में दावेदारों की लंबी लिस्ट थी, परंतु इस लिस्ट के बीच में कुछ नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनको देखते हुए जल्द ही सीबीआई के नए निदेशक की नियुक्ति की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि सीबीआई के निदेशक के चयन की प्रक्रिया में अधिकारी की वरिष्ठता के साथ साथ भ्रष्टाचार और बड़े मामलों की जांच का अनुभव को तवज्जो दी जाती है। सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 2 साल के लिए तय है। बीते 4 महीनों से सीबीआई के अपर निदेशक प्रवीण सिन्हा अभी अस्थायी तौर पर जांच एजेंसी के निदेशक के तौर पर काम कर रहे हैं। बंगाल हिंसा को लेकर पूर्व सेना प्रमुख, पूर्व न्यायाधीशों, नौकरशाहों, राजनयिक, सेना व पुलिस के पूर्व अधिकारियों समेत 146 प्रतिष्ठित लोगों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिखकर हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के नेतृत्व में कराने की मांग की है। हिंसा के पीछे उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि राष्ट्र विरोधी ताकतें भी शामिल हो सकती हैं, इसलिए इसकी जांच राष्ट्रीय एजेंसी को सौंपी जाए। कोलकाता हाई कोर्ट ने नारदा मामले में सुनवाई को 26 मई तक के लिए टाल दिया है। 5 जजों की एक बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारी की अभी क्यों जरूरत पड़ रही है। कोर्ट ने कहा कि जब 7 सालों तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई तो इस तरह अचानक चार्जशीट दाखिल करने के बाद ये गिरफ्तारी क्यों की जा रही। तो इस प्रकार से कोलकाता हाई कोर्ट के जजों ने अचानक की जा रही गिरफ्तारी के लिए सरकार से क्वेश्चन पूछे हैं, वकील से क्वेश्चन पूछे हैं। कांग्रेस के कथित टूलकिट मामले पर जारी विवाद के बीच दिल्ली पुलिस की टीम सोमवार की शाम ट्विटर इंडिया के ऑफिस पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली के लाडो सराय और गुरुग्राम में स्थित ट्विटर के ऑफिस पहुंची। हाल में ही बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा कांग्रेस का टूलकिट बताकर साझा किए गए एक पोस्ट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया बताया था। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से ट्विटर से ये टैग हटाने के लिए कहा गया था। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि दिल्ली पुलिस की टीम नियमित प्रक्रिया के तहत ट्विटर को नोटिस देने के लिए ट्विटर कार्यालय गई थी। ऐसा इसलिए जरूरी था क्योंकि ट्विटर इंडिया के MD के जवाब अस्पष्ट थे, इसलिए पुलिस को जानना था कि नोटिस देने के लिए सही व्यक्ति कौन है।